गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोगों ने कल तय किया था कि व्याकरण वाले हिस्से से पढ़ेंगे, क्योंकि लिटरेचर से हम लोगों ने 5 चैप्टर पढ़ लिया है, 4 चैप्टर क्षितिज से और 1 कृतिका से। तो ग्रामर में जो पहला ही टॉपिक है वो है रचना के आधार पे वाक्य भेद। वाक्य के बारे में आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है, वहाँ पे अर्थ के आधार पे वाक्य भेद पढ़ना था और यहाँ पर आपको रचना के आधार पे वाक्य भेद पढ़ना है। लेकिन रिवीजन के लिहाज से या कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि वाक्य तक पहुँचने से पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक बार कैसे वाक्य का निर्माण कहाँ होता है वो समझ लें। बच्चों, दरअसल किसी भी भाषा में, दुनिया के किसी भी भाषा में जो सबसे छोटी एलिमेंट्स होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसे वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अंग्रेजी में जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है, लेकिन सबसे छोटी सार्थक इकाई, मीनिंगफुल्स, जो सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज का, वो होता है शब्द। यानी वर्ण जब क्रमबद्ध रूप से मिल करके कोई सार्थक सेंस क्रिएट करें तो वो शब्द कहलाते हैं। तो शब्द की परिभाषा ये हो सकती है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। कोई शब्द स्वतंत्र है, अकेले है, तो शब्द है, अर्थ सहित है वो। लेकिन वही शब्द जो ही किसी वाक्य का हिस्सा हो जाए, पार्ट ऑफ सेंटेंस हो जाए, तो वो पद कहलाता है। यानी उस सेंटेंस में उसकी एक ग्रामेटिकल पोजीशन हासिल हो जाती है, उसे एक पद हासिल हो जाता है। या तो उस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, या जो भी उस सेंटेंस में वो एज ए नाउन शामिल होता है, एज अ वर्ब होता है, एज ए एडजेक्टिव हो सकता है। तो सिर्फ हम इतना ध्यान रखें कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। वर्ण जब क्रमबद्ध रूप से आपस में जुड़ते हैं और एक सार्थक सेंस क्रिएट करते हैं तो शब्द बन जाते हैं। शब्द जब किसी वाक्य का हिस्सा बन जाते हैं तो शब्द तो रहते हैं, लेकिन उनको एक पद कहते हैं। शब्द और पद में बेसिक डिफरेंस यही है कि वाक्य से स्वतंत्र अलग है, डिक्शनरी का वर्ड है तो वो शब्द है, और किसी वाक्य का हिस्सा है तो वो पद है। जब किसी एक सेंस को क्रिएट करने के लिए पदों का पूरा एक समूह या शब्दों का एक पूरा समूह सिर्फ किसी एक शब्द के बदले में काम आए तो वो पदबंध कहलाते हैं। जैसे हम कहें कि राम ने रावण को मारा, यहाँ पे राम क्या है? अगर राम सिर्फ अकेला है तो शब्द है, इस वाक्य में है तो राम पद कहलाएगा। लेकिन हम कहें कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो राम को क्लेरिफाई करने के लिए अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने, अब इससे क्लियर हो गया कि कौन सा राम, राम कोई भी हो सकते हैं, बट राम की श्योरिटी या क्लेरिफाई के लिए हमने इतने सारे शब्दों के समूह को इस्तेमाल किया। अब ये पूरा हिस्सा चूंकि वाक्य का हिस्सा है, तो वाक्य में जब शब्द शामिल हो जाते हैं तो मैंने कहा है कि वो पद कहलाते हैं। और चूंकि एक राम को क्लेरिफाई करने के लिए इतना पद समूह आपस में यूज हुआ है, तो इसे हम पद बंद कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक शब्द को क्लेरिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और पद जब ग्रामेटिकली व्याकरण रूप से व्यवस्थित होकर के एक सेंस क्रिएट करते हैं जब, तो वो वाक्य कहलाते हैं। यानी शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह। क्रमबद्ध, अब क्रम कैसे बैठेगा? तो व्याकरणिक नियमों, ग्रामेटिकल्स जो रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से तय होता है कि कौन सा शब्द। हर भाषा का शब्द सीक्वेंस अलग अलग होता है। इस लिहाज से जैसे देखिए, अंग्रेजी में हम अगर कहें तो अंग्रेजी में क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, बाकी चीज़ें। लेकिन हिंदी में क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है, और अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर वर्ब आएगा।
जैसे देखिए यहाँ पे ही मोहन पढ़ता है, तो मोहन यहाँ पर क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और पढ़ना क्रिया हो गया। अगर यही रहता कि मोहन किताब पढ़ता है, तो अब देखिए मोहन के बाद किताब आ जा रहा है और पढ़ना बाद में आ रहा है, तो वाक्य स्पष्ट हो गया कि वाक्य हम उसे कहेंगे जहां शब्दों का सार्थक और क्रमबद्ध समूह बने। क्रमबद्ध इसलिए क्योंकि व्याकरण के नियम हैं वाक्य बनाने के, जैसे तैसे अरेंज कर दें तो वाक्य अर्थ हम भले उसे समझ लें, लेकिन ग्रामेटिकली वाक्य शुद्ध नहीं माने जाएंगे, ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं माने जाएंगे। इसलिए वाक्य जो सही और सटीक परिभाषा होगी वो ये होगी कि शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। तो एक तरह से वर्ण क्या है, वर्ण से कैसे शब्द बनता है, कैसे शब्द जब वाक्य हिस्सा होता है तो वो पद कहलाता है, और पदों के आपसी तालमेल से वाक्य का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोगों ने जाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं। साधारण वाक्य या सरल वाक्य, अंग्रेजी में इसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड, जो आपस में दो स्वतंत्र वाक्य जब आपस में जुड़ जाते हैं, जिनका एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो स्वतंत्र होते हैं, बस कंजक्शन के जरिए आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा है मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो सरल वाक्य या दो संयुक्त वाक्य या दो मिश्रित वाक्य या दो, एक सरल एक संयुक्त या एक सरल एक मिश्रित, मतलब जो भी आपस में जब जुड़ते हैं, जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है या प्रधान उपवाक्य होता है दूसरा, या और जो भी उस वाक्य के हिस्सा होते हैं वो उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। आपने क्लॉज पढ़ते हुए जाना होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबनरी क्लॉज। तो जो सबनरी क्लॉज हैं या हेल्पिंग क्लॉज आप कह लें, जो भी कह लें, तो जो आश्रित होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं मेन उपवाक्य पर। प्रिंसिपल जो उपवाक्य होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, तो वैसे सेंटेंस की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो रचना के आधार पर ये 3 वाक्य भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अंग्रेजी में भी आपने जरूर पढ़ा होगा। एग्जाम के लिहाज से आप ये सब इंफॉर्मेशन तो जरूर ध्यान में रखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं, और वाक्य किसे कहते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सरल वाक्य, सरल या साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य कर्ता यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट्स और एक समापिका क्रिया, वर्ब एक ही हो जिससे सेंटेंस एंड होता हो, वैसा सेंटेंस साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाता है। हिंदी में साधारण से ज़्यादा सरल वाक्य कहने का प्रचलन ज़्यादा है, तो आप भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा दूध पीता है। अब देखिए यहाँ बच्चा एक है और वो काम दूध पीने का कर रहा है, एक ही काम कर रहा होता है। कमल गेंद से खेलता है। कमल खेलने का काम कर रहा है, चाहे गेंद से खेले जिस चीज से भी, एक टाइम में एक आदमी एक काम कर रहा होता है, या कई आदमी भी, तो सब्जेक्ट वो एक ही कहलाएंगे, बट मिल करके अगर एक ही काम को करें तो वहाँ पे प्रेडिकेट से एक है, एंड एक हो रहा है, काम करने का जो उद्देश्य है वो एक ही है। मृदुला पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब मृदुला अकेली पुस्तक पढ़ने का काम कर रही है, तो एक ही काम हो रहा है। पूरे इस तीनों जो उदाहरण आपने देखा, काम एक ही होता नजर आ रहा है। ये अलग बात है कि हम उस सब्जेक्ट के साथ बहुत सारा एडजेक्टिव यूज कर दें या वर्ब के साथ एडवर्ब यूज कर लें, सेंटेंस लंबा हो जाए, उसकी लंबाई से मतलब नहीं है। हम देखेंगे कि उसका सब्जेक्ट्स तो एक है, और वर्ब यानी प्रेडिकेट्स में जो वर्ब है, एक ही काम हो रहा है ना, काम तो कहीं नहीं हो रहा है, यानी एक ही सब्जेक्ट्स एक ही साथ कई काम तो नहीं कर रहा है या बारी बारी से।
जैसे अगर हम कह दें कि अच्छा बच्चा अच्छी तरीके से दूध पीता है, तो हम बच्चे को क्लेरिफाई करने के लिए अच्छा बच्चा या जो भी छोटा बच्चा या कुछ भी कहें, उससे उस सेंटेंस के नेचर पे, स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसा होने के बावजूद भी वो सिंपल सेंटेंस। अब जैसे देखिए, इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण, यानी सेंटेंस को और विस्तार देने के लिए हम यूज करें। बच्चा दूध पीता है, तो बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, अच्छा बच्चा कर दे। बच्चा दूध पीता है, अच्छा बच्चा, दूध के साथ एडजेक्टिव यूज कर दिए मीठा, और पीने के साथ वर्ब के साथ हमने एडवर्ब यूज कर दिया अच्छी तरीके से या अच्छी तरह। तो इससे सेंटेंस लंबा हो गया कि अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है। बावजूद ये कहलाएगा सिंपल सेंटेंस ही, क्योंकि इससे उस सेंटेंस के नेचर पे और स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सेंस बड़ा हो गया, सेंटेंस में क्लियरिटी अधिक बढ़ गई, बावजूद उसके वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस ही रह गया। या कमल गेंद से खेलता है, हम कह दें छोटा कमल छोटी गेंद से धीरे धीरे खेलता है, बावजूद ऐसा करने से भी वो सिंपल सेंटेंस ही रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त वाक्य, यानी कंपाउंड सेंटेंस। संयुक्त का अर्थ ही होता है ज्वाइंट, यानी दो स्वतंत्र वाक्य। वो दो स्वतंत्र वाक्य चाहे सिंपल सेंटेंस हो या कॉम्प्लेक्स हो, यानी दो सरल वाक्य भी आपस में कंजक्शन से जुड़ेंगे और अपना इंडिपेंडेंट सेंस रखेंगे, स्ट्रक्चर रखेंगे, यानी आपस में जुड़ने पर भी उनके स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो ऐसा सेंटेंस संयुक्त वाक्य कहलाएगा। जैसे हम कह दें कि मैं खाता हूँ वह सोता है, ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस है। मैं खाता हूँ वह सोता है, इसको और से जोड़ दें कि मैं खाता हूँ और वह सोता है, तो अब ये पूरा लंबा सा वाक्य मैं खाता हूँ और वह सोता है तक कहलाएगा संयुक्त वाक्य। इसमें दो सरल वाक्य हैं, एक मैं खाता हूँ और दूसरा वह सोता है, और इसको और कंजक्शन से आपस में जोड़ दिया गया है। तो जोड़ देने से मैं खाता हूँ से लेकर के वह सोता है तक का अगर एक सेंटेंस मानेंगे तो ये कहलाएगा संयुक्त वाक्य। या इसी सेंटेंस को एक बार देख ले, बच्चा दूध पीता है और कमल गेंद से खेलता है। अगर ये दोनों को और लगा करके दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दें तो ये सरल से तुरंत क्या बन जाएगा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। आइए देखते हैं परिभाषा। दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोध को जैसे पर, किंतु, और या आदि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो होते हैं वो चार होते हैं। संयोजक ये क्या करते हैं, आपस में चीज़ों को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। और तथा, एवं, इस तरह के संयोजक हो सकते हैं। जब साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक द्वारा जोड़ते हैं, जैसे गीता गई और सीता आई, और की जगह पे हम तथा भी लिख दें तो भी वही बात है, गीता गई तथा सीता आई, गीता गई एवं सीता आई तो भी वही बात है। यानी और तथा एवं से हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं। विभाजक कई बार चीज़ों को अलग अलग करना पड़ता है, लेकिन, किंतु, परंतु, इस तरह के जो है शब्द हैं वो क्या करते हैं, विभाजक का काम करते हैं। जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है, जिससे वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता, या परंतु फल नहीं मिलता, या लेकिन फल नहीं मिलता, तो ऐसे अगर वाक्य आपको मिले तो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे, जो कि विभाजक से आपस में जुड़े होते हैं। तीसरा कंडीशन है विकल्प सूचक या अथवा वाला।
जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना हो, जैसे या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा, या हम कहें या तो आज तुम रहोगे या मैं, या तो श्याम बाजार जाएगा या मोहन। तो या कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन रहते हैं, अथवा करके दिया रहता है, किसी एक को करना होता है, तो ऐसा कंडीशन विकल्प सूचक का होता है। चौथा होता है एक काम के होने के बाद एक दूसरा उसका परिणाम होता है, या कोई काम नहीं होने का कोई कारण बन जाता है। जब साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है, जैसे आज मुझे बहुत काम, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। अब मेरे पास एक कारण है, किसी के पास नहीं जाने का एक कारण है, क्योंकि काम है। तो ऐसा कंडीशन हो, ये बड़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है। यहाँ पे ध्यान रखना हो कि देखिए इंडिपेंडेंट नहीं है ना, यही कंफ्यूजन होता है, कई बार इसे लोग मिश्रित वाक्य समझ लेते हैं। आप जब देखेंगे कि उस वाक्य के दोनों हिस्से जो अलग दो वाक्य हैं वो अगर स्वतंत्र हैं तो फिर वो संयुक्त रहेंगे, लेकिन एक दूसरे पर आश्रित लगे तो फिर वो मिश्रित हो जाएंगे। आज मुझे बहुत काम है, एक स्वतंत्र वाक्य है, और मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा, ये स्वतंत्र है, लेकिन दोनों में तालमेल बिठाने के लिए, एक परिणाम दिखाने के लिए कि मेरे काम होने का परिणाम यह है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा, इसका कारण है कि मेरे पास बहुत काम है। तो ऐसा स्थिति हो तो भी वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तीसरा जो वाक्य भेद है वो है मिश्रित वाक्य। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे रचित वाक्य ही मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित यानी कॉम्प्लेक्स। जैसे वह कहता है कि मैं ईमानदार। अब इसमें देखिए मिश्रित वाक्य में हमेशा मुख्य वाक्य अधूरा लगता है और आश्रित वाक्य भी लगेगा कि उसका कोई हिस्सा छूटा हुआ, यानी एक दूसरे पर ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। संयुक्त वाक्य में इंडिपेंडेंट नेचर होता है, यहाँ पे डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसमें से एक मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य भी तीन भेद होते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे अगले दिन। अब जैसे वह कहता है, अब यहाँ पे एक अधूरापन है कि वह कहता है तो कुछ तो कह रहा होगा, क्या? तो वो है मैं ईमानदार हूं। मैं ईमानदार हूं, आखिर कौन ये कह रहा है? वह कहता है। तो ऐसा जहाँ पे वाक्य है, जहाँ पर लगे कि एक वाक्य दूसरे के बिना अधूरा है और एक वाक्य दूसरे से जुड़ करके पूर्ण बनते हैं, यानी उसमें से एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, और जो आपस में जुड़े होते हैं तो वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य और एक अथवा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। वहां भी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय हैं, लेकिन वहां है कि वो स्वतंत्र होते हैं और यहाँ पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मुख्य उपवाक्य की पुष्टि, समर्थन अथवा स्पष्टता या विस्तार हेतु ही आश्रित उपवाक्य आते हैं। जैसे यही देख लीजिए, वह कहता है। अब वो क्या, इस स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या कहता है, जाहिर सी बात है जिज्ञासा बनी रहती है, इंटरेस्ट। वह कहता है, अगर हम किसी के सामने कह दें कि वह कह रहा था, अब अगले के मन में जरूर आएगा कि क्या कह रहा था, पूरा बात तो कहो। तो ये उसका पूरा बात है कि वह कह रहा था कि कल पटना जाएगा, वह कह रहा था कि मैं आज नहीं आऊंगा, या कुछ भी। तो यहाँ पर क्या होता है कि वह कह रहा था और उसके बाद वाला जो हिस्सा है, तो वह कहने का, वो जो कुछ भी कह रहा है उसको क्लेरिफाई कर रहा है। वैसी स्थिति अगर रहे किसी वाक्य संरचना में, तो वैसे वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे, और पूर्ण रूप से वो दोनों, एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य, जब आपस में मिल करके रहे तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस मिश्रित वाक्य कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप आज क्या करेंगे कि वर्ण शब्द
और वाक्य परिभाषा को ध्यान में रखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं ये ध्यान में रखेंगे, और ज़रूरत पड़ा तो इन सभी के परिभाषाओं को आप अपना लिख करके, एक एक उदाहरण लिख करके इसे कोशिश कर लें कि याद कर लें, ताकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लें। कल हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद पहचानने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आश्रित उपवाक्य पे पढ़ेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आता है सेंटेंस चेंज करने का, यानी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलने वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस हफ्ते में हम पूरी तरह से रचना के आधार पर वाक्य भेद को पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।